Hello, very good morning to all my dear students and मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आप सब सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबे समय के लिए सर ने वीडियो नहीं डाली, कईयों ने पोस्ट पढ़ा नहीं पढ़ा, तो मैं बता दूं कि मेरा एक बैक ऑपरेशन हुआ है, स्पाइनल डिकम्प्रेशन का। आप देख सकते हैं बेल्ट लगी हुई है, क्योंकि चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी जॉब से थोड़ा सा रेस्ट भी लिया। अब आगे का मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। खैर, मेरा ऑपरेशन जो था वो लगभग 21 तारीख के करीब हुआ और मुझे डॉक्टर ने 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा था और उसके बाद मुझे 2 महीने का बेड रेस्ट भी बोला गया है, क्योंकि चलने में दिक्कत है। इस बेल्ट के ज़रिए, सपोर्ट के ज़रिए ही मैं खड़ा हूँ, ताकि आपके सामने बहुत लंबा ही नहीं, बहुत लंबा सही नहीं, लेकिन एक छोटा सा लेक्चर मिल रहा हूँ। क्योंकि भाई आखिरकार एक टीचर को उसकी एजुकेशन के यानी उसके पढ़ाने के से कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो तकलीफ क्यों ना हो। ठीक है, अगर आपके अंदर पैशन है तो आप हर एक चीज को पार कर सकते हैं। ठीक है, बस जरूरी है पैशन होना। ठीक है, और मैं सबसे पहले थैंक यू कहूँगा उन लोगों को जिन्होंने सपोर्ट किया और साथ ही साथ जिन्होंने भाई कमेंट्स अच्छे नहीं किए, कोई बात नहीं, थैंक यू उसके लिए भी, कि मुझे और सुधार होने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अलग सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि अलग सर जहां से वो उठे हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी और आज वो एक अच्छे मुकाम पर हैं। आज हम सब उन्हें देखकर सीख रहे हैं और ये बात सही है। बहुत से एक्सपेरिमेंट भाई बहुत से टीचर्स करते हैं और हो सकता है कई टीचर्स एक जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों जो ये कहते हैं कि सर आपने यहाँ से लिया है, हाँ लिया गया है। आप थोड़ा सोच के देखो कि अगर न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल ना गिरा होता तो क्या ग्रेविटी के बारे में खोज करी जा सकती थी? नहीं ना। इसी तरीके से जब ये ग्रेविटी की थ्योरी न्यूटन ने दी, उसी थ्योरी को आज पूरी दुनिया पढ़ाती है। आइंस्टाइन ने टाइम मशीन बनाने की थ्योरी दी, एनर्जी और मास के कन्वर्जन की थ्योरी दी। आज उन्होंने ढूंढा, यही कारण है कि हम लोगों ने उसको जाना और आज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपी नहीं है, बस बात ऐसी है कि कईयों के पास जो नॉलेज नहीं है, उस नॉलेज को हम आसान तरीके से बताने की कोशिश है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट, हाँ कई टीचर्स एक जैसे परफॉर्मेंस करते हैं, एक जैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो हाँ भाई हम लोग सब एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। ठीक है, कॉपी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों तक, जिन लोगों तक शिक्षा पहुंच पाए, बस उद्देश्य ये है। इसी के साथ मैं आपके लिए एक और वीडियो, एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटी के बारे में, ओके, और मैं आज आपको कैपलर्स लॉ के बारे में समझाऊंगा। तो एक और वीडियो, छोटा सा सेशन, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कैपलर्स लॉ के बारे में। आप लोग सब एक आवाज सुन रहे होंगे एक बच्चे की, वो मेरा बच्चा है। ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान ना दीजिएगा। अगर वीडियो में आवाज आती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। कैपलर भी एक साइंटिस्ट हैं जो हमारे न्यूटन से पहले आए थे, लेकिन इनकी जो लॉ है वो ग्रेविटेशन अर्थात न्यूटन के लॉ के बाद में पढ़ाया जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, आप पहले भी पढ़ ले। ठीक है, हम इसे बाद में क्यों पढ़ाते हैं? ताकि ग्रेविटी की थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो जाए। ठीक है, तो कैपलर ने क्या बताया था कि कैसे आपके सोलर सिस्टम में, तो आइए शुरू देखते हैं कि कैपलर का सबसे पहला लॉ क्या था। कैपलर का सबसे पहला लॉ था कैपलर्स फर्स्ट लॉ।
लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है? ठीक, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is an ellipse, ठीक है, is an ellipse with the sun at one of the foci, ellipse with the sun at one of the foci। कहने का मतलब मेरे बच्चों, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि जो सन है वो हमारे कहीं गोले के, यानी कोई चीज गोल है ऐसे और सन कहीं सेंटर में होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमारा जो हमारा गैलेक्सी है उसमें जितने प्लैनेट्स हैं और जो उनके आसपास घूमते हैं, सन के आसपास जो घूमते हैं, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि जैसे वो ऑर्बिट कहलाते हैं, तो ऑर्बिट जो है मेरे बच्चों एक एलिप्स का शेप है, लिखा हुआ है ना, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, ये एलिप्स है और उसके एक फोकाई पे, ठीक है, उसके फोकाई पे हमारा सन, ठीक, और ऑर्बिट जो है वो ऐसे, और ऑर्बिट पे जो आपका प्लैनेट है वो ऐसे यूं 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 करके चक्कर काटेगा। इतनी बात समझ में आई? ये था हमारा फर्स्ट लॉ, किसका? केपलर का फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। उसके बाद केपलर भाई साहब ने एक और लॉ दिया, जैसे न्यूटन ने लॉ दिया लॉ ऑफ मोशन, वैसे ही केपलर ने भी और लॉ दिया। भैया देखो, हम जिंदगी भर सीखते हैं, ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई मतलब एकदम सशक्त नहीं है, कोई एकदम पारंगत नहीं है, हम सब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, नहीं आती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं बदलेगा, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो हम अपनी चीज़ों से सीखते हैं और सीखते सीखते हम अपने आप को हर समय परफेक्ट कहते हैं, करते रहते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम परफेक्ट हैं, ठीक है, कोई टीचर नहीं कह सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता, कारण आप देखो हर समय एक नई खोज होती गई, ठीक है। पहले ये थ्योरी निकली, उस पर किसी और ने, जैसे मैं अगर बात करूं अपने ग्रेविटी के रिगार्डिंगली या अपने मोशन के रिगार्डिंगली, तो गैलीलियो की थ्योरी को, गैलीलियो ने कुछ थ्योरी निकाली, उस पर न्यूटन आए और न्यूटन ने कुछ और चीजें बता करके उसमें जोड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहें कि क्या गैलीलियो को कुछ नहीं आता था या गैलीलियो के समझाने का तरीका गलत था? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। न्यूटन ने अपने समय में अपनी चीजें को खोजा, गैलीलियो ने अपने समय में अपनी चीजों को खोजा, और आज भी ये खोज बंद नहीं है, खोज हमेशा चलती रहती है और बढ़ती ही रहती है, ठीक है। सो हम भी अपने आप को हमेशा खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, ताकि कुछ हम भी बन सके, ठीक है। तो जरूरी नहीं है भाई। आइए चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बीच बीच में ऐसी बातें बताता रहूंगा जिसको अच्छा लगे, आप इससे सबक लें, क्योंकि ये सब जिंदगी की एक शिक्षाएं हैं मेरे बच्चों, मेरे लोगों। आइए दूसरा देखते हैं, केपलर्स सेकेंड लॉ। क्या है केपलर का सेकेंड लॉ? भाई ये है लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है।
कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारा जो ऑर्बिट है वो एक एलिप्स है, उस पे सन जो है वो फोकाई है। क्या है? फोकाई। ओके। और इस ऑर्बिट पे हमारा प्लैनेट जो है वो घूमता रहता है। अब मान लीजिए कि सन से इसकी कुछ दूरी है, ठीक, सन से दूरी है बड़ी जरूरी, कभी कभी है तो, और इसने यहां से मूवमेंट किया और यहां पहुंचा, ठीक। अब यहां से इसकी दूरी ये हो गई, यानी इसने डेल्टा टी टाइम में कुछ एरिया को स्वीप किया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो प्लैनेट है सन से जितना एरिया कवर कर रहा है, जितना एरिया मूव कर रहा है, वो हर बार जब मूवमेंट करेगा तो हमेशा ही उतना ही एरिया स्वाइप करेगा, ठीक है। आइए इसको मैं रिटन में, यानी अभी तो ये हुई मौखिक भाषा, अब हम लिखित भाषा में बात करते हैं, ठीक है। द लाइन joining the planet and the sun sweep equal areas in equal interval of time. यानी यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे इसको अगर डेल्टा टी लगा तो ये वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन पर भी इसको डेल्टा टी ही लगेगा, और एरिया भी कैसा रहेगा? सेम होगा। क्या लिखा है? स्वीप इक्वल एरियाज इन इंटरवल ऑफ टाइम। कौन सा इंटरवल? इन इक्वल सर जी भूल गए, अरे इक्वल लगा लो भैया। इन इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आई? चलिए आगे देखा जाए। केपलर जी का थर्ड लॉ, और उसके बाद क्योंकि खड़े होने में दिक्कत है तो मैं आज सिर्फ ये छोटी सी वीडियो डालूंगा जहां हमारी ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड, तरल पदार्थ के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, ओके। ठीक है, तरल पदार्थ। केपरल्स अरे नहीं सर जी, केपरल्स नहीं, केपलर्स का तीसरा लॉ। आइए, केपलर्स का तीसरा लॉ क्या कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ पीरियड के बारे में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये कहता है, पहली बात तो भाई हमें मालूम है, ठीक, कि ये एलिप्स है, एलिप्स नहीं एलिप्स, ये एलिप्स है, ठीक। देख लीजिए तो भैया, इससे जो लाइन ज्वाइन करेगी प्लैनेट को, ये क्या कर रहा है? इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है, ठीक। जब प्लैनेट सन के नजदीक होगा मेरे बच्चों तो फास्ट मूव करेगा। जब प्लैनेट वह हमारा सन का दूर होएगा, सर देखिएगा, बात समझिए। हाँ जी, तो भैया जब ये इसके पास रहेगा तो क्या होगा? इसके, हाँ जी, तो भैया जब ये सन से प्लैनेट दूर रहेगा तो फिर स्लो मूव करेगा। स्लो मूव करने का कारण क्या है?
ताकि ये इक्वल एरिया को स्वाइप कर ले इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये इसकी मैनेजमेंट है। ठीक, ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ ये कह रहा है कि अगर प्लैनेट जो है वो सन के दूर होगा, दूर मान लीजिए यहां होगा, तो भैया ये उतना ही टाइम लगाएगा एक अपने मोशन को कवर करने में। और दूर कर दीजिए तो और टाइम लगाएगा अपने मोशन को कवर करने के लिए पूरा। इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या हुआ, द क्यूब, ठीक है, द क्यूब ऑफ द मीन क्या चीज, डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। बात समझिए, फ्रॉम द सन, फ्रॉम दी सन, from the sun is proportional का मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक घटा तो दूसरा भी घटा, is proportional to the square of its orbital period, ठीक है। अब देख सकते हैं, आवाज सुन रहे, नकल कर रही है। ठीक है, तो क्या हुआ ये इन टाइम टी। ठीक है, दरअसल ये कैसे प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चों, ये होता है टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। वही बात है कि अगर रेडियस बढ़ रही है तो टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी और मैं आप सबसे कह दूंगा, आप सब अच्छे हो। ठीक है, जो सबके सब जो अच्छा लिखें वो भी, जो नहीं लिखे वो भी। ठीक है, जो लिखे तो भैया बात ऐसी है कि हम सब आज के टाइम में अपनी हर एक मुसीबतों से जब बढ़ करके चीजों को सीखते हैं तो एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। ठीक है भाई, मेरे साथ भी तकलीफ थी, बहुत समय तक गैप ना होने के वजह से गैप हो गया। इस वजह से मैंने सोचा लाओ हिम्मत करके थोड़ी देर खड़ा हूं और वीडियो बनाऊं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया K+ के 3 लॉ। ठीक, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा आज के लिए। बहुत ज्यादा बोला तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, और बस आपको मैं ऐसे ही मोटिवेट करता रहूं, कहीं ना कहीं किसी एक के काम आ जाऊं, बस मेरी इतनी उम्मीद है। थैंक यू।